नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती के उस सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में जो ये तय करता है कि आपकी उपज 15 क्विंटल होगी या 25 क्विंटल। जी हां, हम बात कर रहे हैं गेहूं की गभोट अवस्था यानी बूट स्टेज के बारे में। किसान भाइयों, फसल बोने से लेकर अब तक आपने बहुत मेहनत की है, समय पर पानी दिया है, यूरिया और डीएपी दिया है। लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपकी फसल को एक विशेष खुराक की जरूरत है। ये समय फसल के लिए ठीक वैसा ही होता है जैसे किसी गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था का समय होता है। इस समय पौधे के तने के अंदर बाली का विकास हो रहा होता है। अगर इस समय हमने चूक कर दी तो बालियां छोटी रह सकती हैं, दाने कमजोर पड़ सकते हैं और अंत में वजन कम निकल सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी A to Z जानकारी देंगे कि गभोट अवस्था में आपको कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए, पानी का प्रबंधन कैसे करना चाहिए और सबसे जरूरी बात, वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर किसान भाई अनजाने में कर बैठते हैं और भारी नुकसान उठा लेते हैं। ये जानकारी पूरी तरह से वैज्ञानिक और फील्ड के अनुभव पर आधारित है, इसलिए एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले आइए गहराई से समझते हैं कि गभोट अवस्था में पौधे के अंदर क्या चल रहा होता है। जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 70 से 80 दिन की होती है तो आप देखेंगे कि तना गोल और मोटा होने लगता है। अगर आप तने को हाथ से छूकर देखेंगे तो आपको अंदर एक सख्त उभार महसूस होगा। इसका मतलब है कि बाली तने के अंदर बन चुकी है और बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। किसान भाइयों, यहां आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बात समझनी होगी, जिसे कहते हैं झंडा पत्ती यानी फ्लैग लीफ। पौधे के सबसे ऊपर वाली पत्ती जहां से बाली बाहर निकलती है उसे झंडा पत्ती कहते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गेहूं की बाली में दाने भरने का काम, दानों में चमक लाने का काम और बाली का पेट भरने का काम 50% से भी ज्यादा इसी अकेली झंडा पत्ती का होता है। बाकी की नीचे की पत्तियां और तना मिलकर भी इतना काम नहीं करते जितना ये एक पत्ती करती है। इसलिए गभोट अवस्था में हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये झंडा पत्ती बिल्कुल स्वस्थ रहे, हरी भरी रहे और अपना काम पूरी ताकत से करे। अगर ये पत्ती पीली पड़ गई या इस पर कोई रोग आ गया तो समझ लीजिए कि उत्पादन सीधा नीचे गिर जाएगा। तो अब सवाल आता है कि इस झंडा पत्ती को स्वस्थ रखने के लिए और तने के अंदर पल रही बाली को लंबी और मोटी बनाने के लिए हमें क्या देना चाहिए। किसान भाइयों, इस समय पौधे को नाइट्रोजन यानी यूरिया की जरूरत ना के बराबर होती है। इस समय पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है दो तत्वों की। पहला है फास्फोरस और दूसरा है पोटैश। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन, सस्ता और असरदार उपाय है वो है NPK 05234। अब आप पूछेंगे कि 05234 ही क्यों? इसे जरा विस्तार से समझते हैं। इसमें 0% नाइट्रोजन है, यानी ये पौधे की लंबाई को बेवजह नहीं बढ़ाएगा, जिससे फसल गिरने का खतरा नहीं होगा। इसमें 52% फास्फोरस है। फास्फोरस इस अवस्था में जड़ों को मजबूत रखता है और तने को ताकत देता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, फास्फोरस ऊर्जा का परिवहन करता है। बाली बनते समय पौधे को बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है और फास्फोरस वो ताकत जड़ों से खींचकर बाली तक पहुंचाता है। इसके बाद इसमें है 34% पोटैश। पोटैश को आप फलों और दानों का ट्रांसपोर्टर कह सकते हैं। पत्तियों में सूरज की रोशनी से जो भोजन बनता है, पोटैश उस भोजन को वहां से उठाता है और सीधे बालियों में ट्रांसफर करता है। पोटैश से ही दाने में चमक आती है, दाना पिचकता नहीं है और दाने का वजन बढ़ता है। इसके अलावा पोटैश पौधे को बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है और बदलते मौसम जैसे कि अचानक गर्मी बढ़ना या ठंड बढ़ना उसे सहन करने की क्षमता देता है। इसलिए गभोट अवस्था में NPK 05234 का स्प्रे करना अनिवार्य है। इसकी मात्रा आपको रखनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़। इसे आप 150 से 180 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। लेकिन किसान भाइयों, रुकिए, सिर्फ 05234 डालने से काम पूरा नहीं होगा। यहाँ एक और तत्व है जो जादुई काम करता है और जिसे अक्सर किसान पूछते हैं कि बोरॉन का क्या काम है। तो सुनिए, जब बाली बाहर निकलती है तो उसमें फूल आते हैं और फिर उन फूलों का परागण यानी पॉलिनेशन होता है। परागण के बाद ही फूल दाने में बदलता है। बोरॉन का सबसे मुख्य काम है इसी परागण की प्रक्रिया को सफल बनाना। ये पराग नली का निर्माण करता है और मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन को सही करता है। अगर पौधे में बोरॉन की कमी होगी तो आप देखेंगे कि बाली तो निकल आई, लेकिन उसमें कुछ जगह दाने ही नहीं बने या बाली ऊपर से सफेद पड़ गई और खाली रह गई। कई बार दाने तो बनते हैं लेकिन वे बहुत बारीक और पिचके हुए होते हैं। ये सब बोरॉन की कमी के लक्षण हैं।
इसलिए 05234 के साथ आपको बोरॉन 20% जरूर मिलाना चाहिए। इसकी मात्रा रहेगी 100 ग्राम प्रति एकड़। याद रखें, बोरॉन की मात्रा 100 ग्राम से ज्यादा न बढ़ाएं, क्योंकि ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी अधिकता भी नुकसान कर सकती है। तो हमारा जो जादुई कॉम्बिनेशन तैयार हुआ वो है 1 किलोग्राम NPK 05234 और 100 ग्राम बोरॉन 20%, जिसे 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करना है। इन दोनों को अलग अलग बाल्टी में घोलें और फिर स्प्रे टैंक में मिलाएं। ये दोनों पूरी तरह से घुलनशील हैं और आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते। अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिनकी फसल थोड़ी कमजोर है। कई बार ऐसा होता है कि हम खेत में जाते हैं और देखते हैं कि फसल का रंग हल्का पीला है या बढ़वार वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। अगर आपकी फसल कमजोर है तो आप NPK 05234 के साथ कोई अच्छा बायोस्टिमुलेंट जैसे कि सागरिका लिक्विड या कोई अच्छी गुणवत्ता वाला एमिनो एसिड भी मिला सकते हैं। सागरिका की मात्रा आप 300 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ रख सकते हैं। ये पौधे को तनाव से बाहर निकालेगा और उसे हरा भरा कर देगा। लेकिन अगर फसल पहले से ही बहुत अच्छी और हरी भरी है तो टॉनिक डालने की कोई खास जरूरत नहीं है, सिर्फ NPK और बोरॉन ही काफी है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है फफूंदनाशक यानी फंगीसाइड का। क्या इस समय फंगीसाइड डालना जरूरी है? किसान भाइयों, गभोट अवस्था और बालियां निकलने का समय ऐसा होता है जब मौसम तेजी से बदलता है। दिन में धूप तेज होने लगती है और रात में ठंडक रहती है। ये मौसम पीला रतुआ यानी येलो रस्ट और भूरा रतुआ जैसी बीमारियों के लिए बहुत अनुकूल होता है। अगर आपको अपने क्षेत्र में या अपने खेत में कहीं भी पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे या पाउडर दिखाई दे तो बिल्कुल भी देरी ना करें। ऐसे में आपको NPK 05234 और बोरॉन के इसी घोल में एक अच्छा फफूंदनाशक मिला लेना चाहिए। इसके लिए आप प्रोपिकोनाजोल 25% EC का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर और किफायती है। इसकी मात्रा आपको 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ रखनी है। ये सिस्टमिक फंगीसाइड है जो पौधे के अंदर जाकर काम करता है और आपकी झंडा पत्ती को रतुआ से बचाता है। अगर झंडा पत्ती सुरक्षित रहेगी तभी बम्पर पैदावार मिलेगी। अगर आपके खेत में बीमारी नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर डालना हमेशा फायदेमंद रहता है, जिसे हम प्रिवेंटिव स्प्रे कहते हैं। अब हम वीडियो के सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं, वो गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अक्सर जानकारी के अभाव में किसान भाई इस स्टेज पर कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं जिससे बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। पहली और सबसे बड़ी गलती है दानेदार यूरिया का छिड़काव। किसान भाइयों, जब गेहूं गभोट में हो तो गलती से भी खेत में यूरिया के कट्टे भरकर न फेंकें। इस समय यूरिया देने से पौधे की लंबाई एकदम से बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ने से तना मुलायम और कमजोर हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि जैसे ही बालियां बाहर आती हैं और उनमें वजन बढ़ता है, हल्की सी हवा चलते ही पूरी फसल जमीन पर बिछ जाती है और आप जानते हैं कि गिरी हुई फसल का उत्पादन आधा रह जाता है और कटाई में भी बहुत दिक्कत आती है। नाइट्रोजन की जितनी जरूरत थी वो पौधा पहले ही ले चुका है और जो थोड़ी बहुत जरूरत है वो 05234 के स्प्रे से पूरी हो जाएगी। इसलिए यूरिया से बचें। दूसरी गलती है खरपतवार नाशक का प्रयोग। 60 से 70 दिन की फसल होने पर अगर खेत में थोड़ा बहुत खरपतवार दिख भी रहा है तो उसे अनदेखा कर दें या हाथ से उखाड़ लें, लेकिन किसी भी रासायनिक हर्बिसाइड का स्प्रे ना करें, विशेषकर 2,4-D जैसे रसायनों का। अगर इस स्टेज पर आप खरपतवार नाशक डालते हैं तो इसका सीधा असर तने के अंदर बन रही बाली पर पड़ता है। बालियां टेढ़ी मेढ़ी निकल सकती हैं, जिसे हम डिफॉर्मिटी कहते हैं। इसलिए अब खरपतवार से लड़ने का समय नहीं है, अब सिर्फ फसल को पालने का समय है। तीसरी बड़ी गलती है पानी लगाने में लापरवाही। सिंचाई प्रबंधन इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। गभोट अवस्था से लेकर दूध भरने की अवस्था तक खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इस समय जमीन सूख गई और दरारें पड़ गईं तो पौधे को जमीन से पोषक तत्व लेने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा। इसका सीधा असर दानों पर पड़ेगा, दाने छोटे रह जाएंगे और उपज घट जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खेत को तालाब बना दें। आपको हल्की सिंचाई करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सिंचाई करते समय हवा का ध्यान जरूर रखें। गेहूं की फसल गिरने का सबसे बड़ा कारण है तेज हवा में पानी लगाना। आजकल मौसम विभाग की जानकारी मोबाइल पर आसानी से मिल जाती है। जिस दिन हवा तेज हो उस दिन पानी ना लगाएं। अक्सर शाम के समय या रात के समय हवा शांत हो जाती है। कोशिश करें कि उसी समय पानी लगाएं। अगर आपके पास स्प्रिंकलर या फव्वारा सिस्टम है तो ये इस समय के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इससे जमीन ज्यादा गीली नहीं होती और पौधे को पर्याप्त नमी मिल जाती है। एक और छोटी लेकिन काम की बात, कई किसान भाई पूछते हैं कि जिंक का क्या करें।
अगर आपने बुआई के समय या पहले पानी पर जिंक डाला है तो अभी अलग से जिंक डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक जिंक नहीं दिया है और फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिख रहे हैं तो आप चिलीटेड जिंक 12% का इस्तेमाल स्प्रे में कर सकते हैं। लेकिन साधारण जिंक सल्फेट को NPK 05234 के साथ मिलाने से बचें, क्योंकि फास्फोरस और जिंक आपस में रिएक्शन करके फट सकते हैं। इसलिए सुरक्षित यही है कि चिलीटेड जिंक का ही प्रयोग करें, या फिर अगर कमी नहीं दिख रही तो इसे रहने दें। तो चलिए अब पूरी जानकारी को संक्षेप में दोहरा लेते हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे ही आपको लगे कि गेहूं गभोट अवस्था में आ गया है, तना मोटा हो गया है, आपको एक स्प्रे तैयार करना है। सामग्री है 1 किलो NPK 05234, 100 ग्राम बोरॉन 20%, और अगर रतुआ का डर है तो 200 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल। इन सब को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ समान रूप से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी हो तभी स्प्रे करें। सूखे खेत में स्प्रे का रिजल्ट कम मिलता है। इस स्प्रे से आपकी बालियां लंबी निकलेंगी क्योंकि उन्हें फास्फोरस का सपोर्ट मिलेगा। दाने एक एक करके भरेंगे और कोई भी दाना खाली नहीं रहेगा, क्योंकि बोरॉन परागण को 100% सफल बनाएगा। और दानों में जो शाइनिंग या चमक आएगी वो पोटैश के कारण होगी। जब आप अपनी फसल मंडी लेकर जाएंगे तो उसका वजन भी ज्यादा तुलेगा और क्वालिटी देखकर भाव भी सबसे अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं रहा, ये समझदारी और विज्ञान का काम है। सही समय पर सही तत्व देने से ही हम कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आशा है कि आज की ये विस्तृत जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। इस फॉर्मूले को अपनाएं और अपनी पैदावार बढ़ाएं। अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई भी सवाल है या आप किसी विशेष खाद के बारे में जानना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें। हम हर किसान भाई के सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फसल का ख्याल रखें। धन्यवाद।